न्यूज़ बुक वर्ल्ड देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। न्यूज़ बुक वर्ल्ड टीम की कोशिश रहती है कि आप तक हर एक अच्छी खबर पहुंचाने की। और बात की जाए, इस समय मैं जिस जगह पर हूं वो कोई जानी मानी हस्ती नहीं है, वो कि क्योंकि उनका पूरा जो नाम है जम्मू कश्मीर में भी उनके पापा का नाम भी है जो जम्मू कश्मीर में गूंजता है। हकीकत सर के वो बेटे हैं, स्वराज ईशे सर हैं। उस समय हमारे साथ स्वराज सर हैं जिन्होंने एक काफ़ी हाईएस्ट रैंक का जो एग्ज़ाम है CSIR एंड JRF एग्ज़ाम जो है इन्हें क्रैक किया है। एग्ज़ाम क्रैक तो हर कोई करता है, लेकिन इन्होंने 125 जो रैंक है जम्मू कश्मीर में लाई है। सर, सबसे पहले आपका न्यूज़ बुक वर्ल्ड चैनल पर स्वागत करते हैं। बच्चे आपसे बहुत ही जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप बताइए सर, जो ये एग्ज़ाम क्रैक किया आपने, इसमें कितनी मेहनत लगती है और किस हिसाब से जो है पढ़ाई की बात की जाए, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम जो है पढ़ना ही पड़ता है, उसके लिए आप हमारे पेज पे बताइए इसके लिए कुछ। सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया करना चाहूँगा, द न्यूज़ बुक का। एक्चुअली जो मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया उसमें ऑल इंडिया रैंक 125 लाया है। वो अमंग 14 लाख स्टूडेंट्स में है, जो 14 लाख एस्पायरेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था। इसमें बड़ी ही ज़्यादा मेहनत लगी, मतलब 20 आवर्स तक पढ़ना पड़ता है बच्चों को, लेकिन मैंने तकरीबन 14 आवर्स तक पढ़ा। उससे पहले बचपन से ही मुझे हकीकत सर ने केमिस्ट्री पढ़ाई, 8th क्लास से ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में काफ़ी इलीट साइंटिस्ट मैंने देखे, उनसे भी पढ़ा। यूट्यूब के चैनल्स को खंगालना, काफ़ी नॉलेज गेन किया, लेकिन अपनी मेहनत जो थी वो रंग लाई। और इससे पहले भी मैंने एग्ज़ाम्स को क्रैक किया, लेकिन इस बार मेरा हाईएस्ट रैंक आया। और मैं अपने पेरेंट्स का, भगवान का, अपने गुरुओं का, सभी का शुक्रिया करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले सर, अगर किसी को एग्ज़ाम क्रैक करना हो, क्योंकि बाकी सारे बच्चों का, हर एक बच्चे का ड्रीम रहता है कि मैं नीट क्लियर करूं, मैं SI का एग्ज़ाम क्लियर करूं। उसके लिए आप क्या कहोगे कि बच्चों को सबसे पहले स्टार्टिंग से मेहनत क्या करनी चाहिए? बच्चों को सबसे पहले अपना एम फिक्स करना चाहिए कि उन्होंने क्या बनना है। अराउंड व्हेन दे आर इन 11th या 12th क्लास, तो उनको एम अपना फिक्स करना चाहिए कि उन्होंने फ्यूचर में जाके कौन से कैरियर, कौन सी बाइंडेशंस, कौन से एग्जाम्स को क्रैक करना है और कौन से स्पीड ब्रेकर्स को ब्रेक करना है। एक्चुअली में ज़िंदगी में काफ़ी सारी टेंशनें इस टाइम सभी को होती हैं, खासकर स्टूडेंट्स की लाइफ में। आजकल बच्चों को IAS का पेपर के काफ़ी बच्चे देते हैं, नीट का पेपर है, नेट JRF का पेपर है, लेकिन इंडिया के जो इलीट पेपर्स हैं उनमें नीट का बहुत बड़ा योगदान है। बच्चे नीट को क्रैक करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी बच्चों से कि एम को फिक्स करें और दिन रात एक करें, मेहनत करें, क्लासेस को स्किप ना करें, लिख के चीज़ों को याद करें, रिकॉलिंग पावर को बढ़ाएं। बात की जाए बच्चों की, तो बच्चों से आपको बहुत प्रेम है और बच्चों को भी जो है आपसे बड़ा प्रेम है। आप जिस स्कूल में टीचिंग करते हो, आप मंडोलिया सेंटर जो है आपका अपना ही सेंटर है, आप बच्चों को टीचिंग कराते हो, लेकिन बच्चों का एक कहना है कि जो स्वराज सर है, द किंग ऑफ द केमिस्ट्री और गॉड ऑफ द केमिस्ट्री भी इन्हें कहा जाता है। इसके पीछे का क्या राज है? ये बच्चों का प्यार है, आप जैसे लोगों का प्यार है, आपके चैनल के लोगों का, मेरे वेल विशर्स का प्यार है। एक्चुअली में मैं जब केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मैंने ये सोच के रखा था कि जब मैं पढ़ाऊँगा, पास्ट में जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, काफ़ी साल पहले की बात है, 2007-8 में मैंने केमिस्ट्री को पढ़ाना स्टार्ट किया, तो मैंने ये सोचा था कि इस तरीके से रजौरी में केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी अब, कि जैसी किसी ने नहीं पढ़ाई। क्योंकि रजौरी में जो पाइनियर वर्क था केमिस्ट्री का, वो हकीकत सर ने ही स्टार्ट किया था। जो असली स्टोन था वो हकीकत सर ने रखा था। रिएक्शंस पढ़ाने, मैकेनिज्म याद करवाने, प्रोडिक्ट टेबल को याद करवाना। हकीकत सर का नाम तो जम्मू कश्मीर की गोल्डन बुक अगर कोई बनेगी तो उसमें पक्का लिया जाएगा। तो उसके बाद उस केमिस्ट्री की लेगेसी को मैंने मेंटेन किया, और बच्चों का ये प्यार है कि बच्चों ने ऐसे नाम रखे हैं जो अब नाम ले रहे हो, तो इसके लिए मैं बच्चों को थैंक यू बोलना चाहूँगा तहे दिल से। बाकी सर, बात कीजिए बच्चों की, तो बच्चे कहते भी हैं कि स्वराज सर जब हमें पढ़ाते हैं और ऐसा लगता है कि स्वराज सर अलग प्लेनेट से आए हैं। एक मतलब कि स्वर्ग से होते हैं आदमी आता है, लेकिन आपके लिए कहते हैं कि आप अलग प्लेनेट से आए हैं। ऐसा लगता है कि स्वराज सर जब क्लास में टीचिंग दे रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही हूँ। लेकिन बच्चों का, वही मैंने पहले भी आपके क्वेश्चन का आंसर दिया कि बच्चों का एक प्यार है ये बहुत ज़्यादा, और टीचर्स भी बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम क्रैक किया तो काफ़ी और इंस्टीट्यूट्स और रजौरी के प्रोफेसर्स के बड़े सारे कॉल्स आ रहे थे। तो एक्चुअली में जब मैं केमिस्ट्री को लिखता हूँ तो थोड़ा एक अलग पैटर्न से लिखता हूँ, बच्चों को प्रॉपर मैकेनिज्म समझाता हूँ, एलिमेंट्स को कैसे याद करवाना है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी,
क्रैम्पिंग नहीं करवाते बच्चों को रटा नहीं मरवाते, बच्चों को कंसेप्चुअली हम चीज़ों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों ने फिर ऐसे नाम रख दिए हैं। थैंक यू करूँगा दोबारा से बच्चों का। सर बात की जाए आपके फ्यूचर की, तो इस समय जो है आपकी एज मेरे को लगता है 30+ ही होगी, तो आपने 30+ एज में जो है एक हाईएस्ट रैंक का एग्ज़ाम क्रैक किया है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं कि हम 12th पास करेंगे, 12th के बाद अपनी जॉब करेंगे। आप उनके लिए क्या कहोगे, क्योंकि उन्हें आगे पढ़ना चाहिए और एक हाईएस्ट रैंक का जो एग्ज़ाम है उसमें मतलब कि मेहनत तो काफ़ी लगती है, लेकिन अगर जोश हो तो कुछ भी जो चीज़ है वो कम नहीं। ये बात आपने बड़ी अच्छी बोली कि अगर एक बार इंसान ठान ले तो फिर तूफान को भी रोक सकता है। तो मैं बच्चों से यही बात बार बार दोहराऊंगा कि बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे 12th के बाद अपनी एम को फिक्स करें, और जो केएस ऑफिसर बनना चाहता है, आईएएस करना चाहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहता है, तो वो उसी फील्ड को पकड़ के मेहनत करे, स्विच ना करे, अपनी फील्ड को चेंज ना करे। जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट बनना चाहते हैं, नीट एस्पिरेंट्स हैं, वो नीट की तैयारी करें, वो किसी और एंट्रेंस के बारे में ना सोचें। अगर 2 किश्तियों में, 3 किश्तियों में इंसान सवार होगा तो वो अपने मंजिल तक, किनारे तक, साहिल तक नहीं पहुंचेगा। तो बच्चों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पेरेंट्स का साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, एल्डर्स जो हैं बच्चों के, सुपर सीनियर्स, उनसे नॉलेज को लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आपने पूछा, सर आप प्रोफेसर भी हो और आपने कई सारे बच्चों को पढ़ाया है, जिनमें से जो है 50 से 60% बच्चे जो हैं आपके हाईएस्ट रैंक तक पहुंचे हैं। जब वो आपसे मिलने के लिए आते होंगे तो आपको कैसा लगता है कि मैंने इस बच्चे को कल मेरे हाथों मार खाता था तो आज ये बच्चा जो है हाईएस्ट रैंक पे पहुंचा है। वो आपको जब पाँव छूता है, क्योंकि बात की जाए एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन के रूल होते हैं कि हम यूनिफॉर्म में किसी के पाँव नहीं छू सकते, क्योंकि ये एक रूल है। लेकिन अगर वो तब भी आपके जो पाँव छूता है, आपको कैसा महसूस होता है सर? बड़ा प्राउड फील होता है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अब केएस ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एमडी कर चुके हैं बच्चे, कुछ बच्चे सब इंस्पेक्टर हैं, एसएचओ हैं, कुछ बड़ी बड़ी पोस्टों पे पहुंच चुके हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी पहुंचने भी वाले हैं। तो जब बच्चे इतनी रिस्पेक्ट शो करते हैं, मैं एक दिन जा रहा था, मुझे एक स्टोरी याद आ रही है कि एक स्टूडेंट मुझे मिल गया, बड़े हाई रैंक पे था, साथ में उसके कुछ पुलिस वगैरह के लोग भी थे। तो वो दूर से देखते ही मेरे पास आ गया, स्वराज सर आप यहाँ पे। मैंने उसको आशीर्वाद दिया और मैंने उसको पूछा, बेटा आप यहाँ पे कैसे, और ये पुलिस वाले आपके साथ कैसे? उसने बताया कि सर मैं इस पोस्ट पे हूँ, और उसने पूरा झुक के, हिंदू था तो आशीर्वाद लिया मेरा, क्योंकि हिंदुइज्म में झुक के गुरुओं के पैरों को छू के आशीर्वाद लिया जाता है। इवन कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुस्लिम बच्चे भी हमारा आशीर्वाद लेते हैं अच्छे से, और हम एक सेकुलर खुद हैं बहुत, और बच्चों को भी हमेशा हमने एक अच्छा मार्ग ही दिखाया। बच्चों को हॉली बुक्स की नॉलेज दी, कि हर एक हॉली बुक में क्या लिखा है और बच्चों को क्या फ्यूचर में करना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा ज्ञान भी बच्चों को बहुत ज़्यादा इम्पार्ट किया मैंने। सर कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने 12th मतलब पास कर लेती है और 12th तक वो मेडिकल रखते हैं या आर्ट्स स्ट्रीम रखते हैं। 12th के बाद जो है वो चाहते हैं कि हम आर्ट्स रखें, क्योंकि उनका जुनून जो है 12th तक ही खत्म हो जाता है, जो जोश होता है 2 सालों में खत्म हो जाता है। उनके लिए क्या कहोगे आप कि आगे हमें वही स्ट्रीम रखनी चाहिए? एक बच्चों के लिए टिप्स होगी आपकी तरफ से अगर आप बताओ तो। देखिए, कुछ बच्चे होते हैं जिनको इंटरेस्ट होता कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बने, आईएएस और केएस, आईपीएस जैसे, आईआरएस जैसे एग्जाम्स को क्रैक करें, तो वो बच्चे 11th-12th में आर्ट्स को ऑप्ट करते हैं। और जिन बच्चों को इंटरेस्ट होता है हम मेडिकल फील्ड में जाना चाहेंगे, डॉक्टर बनना चाहेंगे, अगर उनके पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो वो मेडिकल फील्ड को सिलेक्ट करते हैं। और कुछ बच्चे जो होते हैं जो जेई बनना चाहते हैं, जो बैंकिंग में जाना चाहते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो नॉन मेडिकल को सिलेक्ट करते हैं। तो अब वो स्टूडेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, वो स्टूडेंट की ही अपनी थिंकिंग है, उनके फेवरेटिज्म सब्जेक्ट कौन से हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट और इलेक्ट करते हैं। तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि कोई भी बच्चा सब्जेक्ट को चेंज करे, जिस सब्जेक्ट के साथ फीलिसिटी है वो रखे, जिसके साथ फोबिसिटी है उस सब्जेक्ट को छोड़ दे। तो ये स्टूडेंट्स का अपना इंटरेस्ट है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि बच्चे अगर मेडिकल फील्ड में जाएं और डॉक्टर बने तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए और हमारे देश के भविष्य के लिए। सर कुछ बच्चे कहते हैं कि जो सबराज सर जब हमें पढ़ाने के लिए क्लास में उनकी एंट्री होती है तो एक माहौल जो होता है क्लास का शांत हो जाता है। और सबराज सर की हमने एक चीज़ देखी है कि सबराज सर कभी भी हाथ में नोटबुक नहीं रहती, कभी कुछ नहीं रहता उनके हाथ में। वो मतलब कि ऐसा लगता है कि उनके जो ब्रेन में है वही डाटा सारा स्टोर है। और सबराज सर कहते भी हैं कि मेरे ब्रेन में जो है डाटा स्टोर है। इसके पीछे सर आप क्या कहोगे? एक्चुअली इसके पीछे हार्ड वर्क है मेरा केमिस्ट्री का, चाहे वो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल केमिस्ट्री है। बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री को रिवाइज किया गया है, केमिस्ट्री की बड़ी बड़ी फॉरेन ऑथर की बुक्स को पढ़ा गया, इंडियन ऑथर की बुक्स को पढ़ा गया, जिस वजह से ये सारा डाटा मेरे दिमाग में
बोला जाए तो फीड हो चुका है, जैसे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में और पेन ड्राइव में डाटा सेव होता है। तो मेरे को कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कौन से टॉपिक को कहाँ से देख के बुक से पढ़ाया जाए बच्चों को, क्योंकि ऑलरेडी हमारे टीचर्स ही इतने अच्छे थे और हमने मेहनत इतनी अच्छी से की। और हकीकत सर जैसे टीचर जो लोगों के फेवरेट होते हैं वो तो मेरे खुद फादर थे। तो इससे ऊपर कुछ हो भी नहीं सकता कि केमिस्ट्री इतनी अच्छी मुझे अपने पेरेंट्स की वजह से और अपने गुरुओं की वजह से और अपने हार्ड वर्क की वजह से आती है। और साथ में एक बात और बताना चाहूँगा कि मेरी वाइफ भी है अब, समीक्षा मैम, उनका भी रोल है मेरी ज़िंदगी में। बोलते हैं कि एक वाइफ का बड़ा रोल होता है, एक वुमेन का बड़ा रोल होता है एक मेल के पीछे। तो मेरी वाइफ का बड़ा रोल है कि मैं यहाँ तक इस मुकाम पे पहुँचा, क्योंकि वाइफ ने हमेशा मेरा हर टाइम, चाहे दिन है रात है, बहुत ही साथ दिया। सर आप अपने टाइम में जो थे एक विराट कोहली थे, आपको क्रिकेट बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अगर बात कीजिए उस समय की, अगर आप अपने समय में विराट कोहली थे तो आपने टीचिंग ही क्यों चुना? आप क्रिकेटिंग में भी जा सकते हैं, आप गेम्स में आगे जा सकते थे, लेकिन आपने टीचिंग ही क्यों चुना? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक्चुअली मेरे को बचपन से ही स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। हकीकत सर को भी पता था कि जो उनका यंगर सन है मेरे लिए, कि ये क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट शो करता है। मैं घर से छुप के चला जाता था। एक स्टोरी सी सुनाऊँ आपको, तो मैं छुप के जाता था क्रिकेट खेलने के लिए हमारे नेबरहुड में, और आगे पीछे मोहल्ले में कुछ क्रिकेट के ग्राउंड्स होते थे, तो हम वहाँ चले जाते थे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो हकीकत सर फिर उस ज़माने में, क्योंकि फ़ोन्स नहीं होते थे, लैंडलाइन नहीं होते थे, फिर हकीकत सर कभी कभी खुद आते थे ग्राउंड में और मुझे बोलते थे कि आप खेल रहे हो, आपकी टाइम है पढ़ने का, आपके घर में पढ़ाना है मैंने आपको। तो मतलब बड़े अजीब से सर्कमस्टांसिस थे। और उस ज़माने में कुछ क्रिकेट का रजौरी में ज़्यादा प्रभाव भी नहीं था, तब आईपीएल भी नहीं था जब हमारी स्कूल लाइफ होती थी। लेकिन मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा था। आपने जैसा सुना और जैसा बोला कि मैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी था, एक ऑलराउंडर भी था, अपनी टीम का कैप्टन भी रहा। लेकिन क्रिकेट में इतना ज़्यादा स्कोप ना होने की वजह से उस टाइम तो मेरे को क्रिकेट को अलविदा कहना पड़ा। अदरवाइज मैं जैसे केमिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट पैदा करवाया और बच्चों को पढ़ाया और इतने बड़े मुकाम पे पहुंचाया, तो वैसे शायद मेरी क्रिकेट की एकेडमी भी होती, जैसे मेरा मंडोलिया कोचिंग सेंटर है। सर बात की जाए आपकी, तो आपके मम्मा और पापा जो है हकीकत सर, जिनका जम्मू कश्मीर में एक अच्छा नाम है, जो कि एक प्रोफेसर रिटायर हैं, और आपकी मम्मा भी जो है रिटायर हैं टीचर से। लेकिन एक बात की जाए, बच्चे की ज़िंदगी में सबसे अहम रोल जो है माता का रहता है, माँ का जो रोल है सबसे अच्छा रहता है। लेकिन पढ़ाई की बात की जाए तो पढ़ाई में सबसे ज़्यादा अच्छा रोल किसका रहा है आपके, जो कि आपको डांट के पढ़ाते हैं, नहीं तूने पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा कोई रोल? देखो, जो पढ़ाई में रोल रहा है एजुकेशन में, वो मेन जो है मेरी ज़िंदगी में वो फादर का ही रहा है। क्योंकि फादर भी मेरे एजुकेशन में थे और मदर भी एजुकेशन में थे। लेकिन मदर थोड़ी काइंड हार्टेड होती है, थोड़ी सॉफ्ट हार्टेड होती है, थोड़ी इमोशनल होती है। वो बच्चे को चाहती है कि उसका बच्चा जो है वो थोड़ा सोए भी, थोड़ा और काम भी करे, उसको टॉन्ट वगैरह भी कम पड़े, डांट भी कम पड़े। वो थोड़ा सा सेफ जोन में बच्चे को रखती है। लेकिन फादर थोड़ा हार्ड कोर होता है, उसका हार्ट थोड़ा सा हार्ड होता है, एज हार्ड एज लाइक स्टोन। तो वो हमेशा से चाहता है कि उनके जो बच्चा है या बेटी है वो हमेशा कुछ बने, चाहे वो एजुकेशन में तो हो या ना हो। लेकिन हकीकत सर का मेरी ज़िंदगी में एजुकेशन में थोड़ा ज़्यादा रोल रहा। और ब्रदर की भी तारीफ करना चाहूँगा अपने, डॉक्टर हिशाद सर की। उन्होंने भी मेरे को बचपन से ही गाइड किया। और मेरे जो गाइड थे वो मेरी हकीकत सर सबसे पहले थे, फिर उसके बाद मेरी मदर भी थे और मेरे बड़े ब्रदर भी, अलॉन्ग विद माई ऑल माई फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो। सर आखिरी में आप क्या संदेश देना चाहोगे, जो कि राजौरी सिटी के बच्चे हैं, जिस तरह से आपके स्टूडेंट हैं आधे से ज़्यादा? बात की जाए हमारे स्टेट की, तो जम्मू कश्मीर में भी जो बच्चे हैं आपके मतलब कि स्टूडेंट ही हैं, और आप उनको आखिर में क्या मैसेज दोगे कि जो पढ़ाई के रिलेटेड जो है अट्रैक्टिव हो ज़्यादा? देखो, आजकल फ़ोन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स बड़ी ज़्यादा अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। और व्हाट्सएप जैसे ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। बच्चे आजकल यूट्यूब में चैनल्स की तरफ चले गए हैं, अपने चैनल बना रहे हैं, गेमिंग करते हैं। मैंने गेमिंग के बारे में सुना काफ़ी। तो एक्चुअली में ये चीज़ें भी अपनी जगह अगर देखी जाएँ तो ठीक हैं। लेकिन यूट्यूब में इतने सारे सब्सक्राइबर्स को पाना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क इफ़ यू हैड बॉर्न इन रजौरी। अगर आप जम्मू में, चंडीगढ़ में या दिल्ली में हो तो चलो आपके पास कुछ अच्छा कंटेंट हो तो आप कुछ यूट्यूब में कर भी सकते हो। लेकिन रजौरी में लोगों को इतना यूट्यूब का अवेयरनेस भी कम है, व्हाट्सएप है, उसके बाद इंस्टा है, ट्विटर है। तो मैं चाहूँगा कि इन चीज़ों का फ्यूचर में जाके इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। इन चीज़ों की जो सिग्निफिकेंस है वो कम है। इन चीज़ों की जो डिमांड है वो फ्यूचर में जाके इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी एजुकेशन में है। तो अगर एक अच्छा डांसर रजौरी में है डांसर, तो वो अच्छा डांस करता है, लेकिन वो
बॉलीवुड में नहीं जा सकता। अच्छा क्रिकेटर है तो उसका इंडिया की टीम में जाना मुश्किल बहुत है। जा सकते हैं लोग तो 1 मिलियन होता है 10 लाख में से एक, तो बड़े कम चांस है कि बड़े कम बच्चे इन जगहों पे पहुंच सकते हैं, यूट्यूबर, बॉलीवुड में, सिंगिंग में। तो इससे अच्छा यही है कि बच्चे कैरियर को बनाने के लिए उसी फील्ड को चुने। एजुकेशन में है तो एजुकेशन में जाएं आगे, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर लगने से, लेक्चर लगने से अपनी भी इज्जत होगी और अपने खानदान की भी। सर ये मेरा आखिरी प्रश्न था, लेकिन एक प्रश्न और बनता है सर। जिस तरह से आप बता रहे हो कि यूट्यूब की बात की है सर, आपका भी एक यूट्यूब पर चैनल है जिस पर आप बच्चों के लिए एक अट्रैक्टिव मतलब पढ़ाई स्टडी के रिलेटेड जो है चीज़ें लेके आते हो। लेकिन बात की जाए आपकी रियल वॉइस की और यूट्यूब की वॉइस की, यूट्यूब पे आप जब वॉइस रिकॉर्डिंग करते हो तो आपकी आवाज़ जो है अलग होती है। अगर आप थोड़ी सी आवाज़ हमारे चैनल पे बताना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी बहुत खुश होंगे इससे, क्योंकि सरदार सर को रियल में है जो वो आवाज़ निकालते हुए देखेंगे। उसके साथ साथ आपके पढ़ाते समय भी जो है अलग वॉइस रहती है, लेकिन अगर आप यूट्यूब की जो वॉइस है वो बताओ तो। और ये आखिरी सवाल भी आपने बहुत ही ज़्यादा प्यारा पूछा। एक्चुअली में मेरी जो यूट्यूब में आवाज़ है और क्लास में है वो थोड़ी चेंज होती है। मैं क्लास में एक अलग सी आवाज़ का यूज़ करता हूँ, वो भी परमात्मा की तरफ से ही। और यूट्यूब में भी मैं आपको बताता चलूँ कि किसी वॉइस ओवर का यूज़ मैं नहीं करता। यूट्यूब में मेरी वॉइस ओरिजिनल रहती है, बस उसकी स्पीड जो है वो 1.5x करता हूँ। तो जैसा कि आपने रिक्वेस्ट ही की है, तो मैंने यूट्यूब में अपने चैनल स्वराज विद फैक्ट्स पे काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं। उनमें से एक वीडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम जब मैं अपनी आवाज़ का यूज़ कर रहा था तो वो ऐसे था। जैसे कि मेरे यूट्यूब चैनल है स्वराज विद फैक्ट्स, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो जैसे मैंने वहां पे अपनी आवाज का यूज किया था विदाउट एनी वॉइस ओवर, तो वैसी आवाज में मैं अभी बोलूंगा। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है स्वराज विद फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारे स्टीविंसन 218 की, जो एक दानव सुपर रेड जाइंट स्टार है, जिसके सामने सूर्य एक तिनके के समान है। तकरीबन 20,000 सूर्य अगर स्टीविंसन 218 के अंदर समा जा सकते हैं। इतना बड़ा तारा जिसको लाल दानव कहा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि जिस तरह से हमारे साथ स्वराज सर थे, जो कि राजौरी की एक हस्ती में इनका एक नाम आता है, और इन्होंने CSIR एंड JRF का जो एग्ज़ाम है क्रैक किया, और इन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें बताई हैं, जिनको आप स्वराज सर को फॉलो करके जो है इनसे क्वेश्चन भी आप इंस्टा पे पूछ सकते हैं कि सर हम अपनी लाइफ को में आगे करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। मैं न्यूज़ बुक वर्ल्ड से आर्यन शर्मा, ब्रॉडकास्ट।